नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का हिंदी बुलेटिन में। रुक खबरों की ओर कर लेते हैं। आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस है और ये विशेष दिन प्रसिद्ध डॉक्टर विधान चंद्र रोय की सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि डॉक्टर बनना मानवता की सेवा करने का संकल्प है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस पर हम अपने साहसी डॉक्टरों के वीर प्रयासों को सलाम करते हैं, जिन्होंने बाधाओं के बाद भी मानवता की सेवा करने में कोई कौर कसर नहीं छोड़ी। हमने समाज के प्रति उनके निस्वार्थ प्रयासों को बार बार देखा है। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी ट्वीट कर लिखा कि आइए नेशनल डॉक्टर्स डे को डॉक्टर्स के समर्पण के लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में मनाएं, ताकि वो अपनी क्षमता के मुताबिक मरीजों का इलाज कर सकें। कोविड महामारी के समय में उनकी सेवाएं, जो उनका कर्तव्य है, वो भी किसी प्रकार से आगे निकल गई है। हम उन निस्वार्थ स्वर्गदाताओं के बहुत ऋणी हैं, जिन्होंने हमें जिंदगी बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि भारत को कोरोना से लड़ाई में सभी डॉक्टर्स के प्रयासों पर हमें गर्व है। वहीं भारत सरकार और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के बीच का टकराव अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। नए आईटी नियमों को न मानने में ट्विटर कुछ आनाकानी कर रहा था और साथ ही पिछले कुछ दिनों में ट्विटर से कुछ गलतियां भी हुई है। और इस बीच सबके बीच आईटी मामलों की संसदीय कमेटी ने ट्विटर से कुछ सवालों के जवाब मांगे थे, जिसका आज ट्विटर को जवाब देना है। ट्विटर ने बीते दिनों केंद्रीय आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद के अकाउंट को कुछ वक्त के लिए लॉक किया था। इससे पहले ऐसा कांग्रेस के नेता शशि थरूर के साथ भी किया गया था। शशि थरूर आईटी मामलों की संसदीय समिति के प्रमुख हैं। समिति की ओर से ट्विटर से इस मसले पर 48 घंटे में जवाब मांगा गया था। यह अवधि आज यानी गुरुवार को ही खत्म हो रही है। भारत में ट्विटर की चिंताएं खत्म नहीं हो रही है। संसदीय समिति के अलावा अब राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी ट्विटर पर सख्त रुख अपना लिया है। ट्विटर पर मौजूद पोर्नोग्राफी कंटेंट को लेकर एनसीडब्ल्यू ने ट्विटर से जवाब मांगा है और ऐसा कंटेंट हटाने को कहा है। महिला आयोग ने ट्विटर को इसके लिए सिर्फ 1 हफ्ते का समय दिया है। भारत में कोरोना की दूसरी लहर भले ही मंद पड़ गई हो, लेकिन ये याद रखना होगा कि कोरोना अभी गया नहीं है और तीसरी लहर का खतरा भी बरकरार है। जो लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना चला गया है, वो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत है पिछले दिनों 3 दिन के अंदर देश में कोरोना के बढ़ते आंकड़े। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 48,878 लोग संक्रमित हुए हैं, जबकि 991 लोगों की मौत हुई है। जबकि बुधवार को 45,951 और मंगलवार को देश में कोरोना वायरस के 37,566 नए मामले सामने आए थे। अचानक देश में कोरोना के मामलों में एक बार फिर से उछाल आया है। अगर ऐसे में लापरवाहियां जारी रही तो ये आतंक जो घातक साबित होने वाला है। फिलहाल खतरा टला नहीं है, फिर भी लोग मानने को तैयार नहीं। पटना के बाजारों में बुधवार को बिना मास्क और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के लोग दिखाई दिए। वहीं भोपाल की सड़कों पर भी लोग बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के दिखाई दिए। इस बीच हिमाचल प्रदेश में टूरिस्टों की भीड़ भी उमड़ पड़ी है। खतरे को देखते हुए प्रशासन ने सोलंग में धारा 144 लगा दी है। हिमाचल की नरकंडा में भी टूरिस्ट की भीड़ एकत्रित हुई और यही हाल नरकंडा हिल स्टेशन का भी है। तो कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन लोगों की लापरवाहियां भी इसी के साथ साथ बढ़ती जा रही हैं। तीसरी लहर का खतरा अभी भी बरकरार है और लोग ये समझने की गलती कर रहे हैं कि कोरोना चला गया है। ये काफी बड़ी भूल लोगों की साबित हो सकती है। इसकी एक बानगी हमने दिल्ली में भी देखी है। जिस तरीके से दिल्ली में कई बाजार बंद कर दिए गए हैं 5 जुलाई के लिए। लोगों की लापरवाही से ही वो बाजार बंद किए गए हैं, क्योंकि भीड़भाड़ बाजारों में अधिक बढ़ गई थी, जिसकी वजह से सरकार ने ये फैसला लिया। और इसी बीच कई ऐसी जगह भी है, टूरिस्ट प्लेस भी है, जहां पर लगातार संख्या लोगों की बढ़ती जा रही है।
दिल्ली की ओखला सब्जी मंडी में लोगों को बिना मास्क के सब्जी नहीं दी जा रही है। दुकानदारों का कहना है कि जो लोग मास्क लगातार लगाकर आएंगे उन्हीं को सब्जी दी जाएगी और उन्होंने ये भी कहा कि कई लोगों का मास्क न लगाने पर चालान भी किया गया है, लेकिन फिर भी लोग सुधर नहीं रहे हैं और लापरवाही लगातार करते नजर आ रहे हैं। बिना मास्क अपने घर पे भी मास्क लगाओ, घर से बाहर निकलते हुए मास्क लगाना चाहिए। और वरना जो मास्क लगा के नहीं आता उसको हम सब्जी नहीं देते, उसको मना कर देते कि आपको सब्जी नहीं मिलेगा। क्योंकि हम भी बाल बच्चेदार हैं, हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, हम भी छोड़ के मंडी आते हैं, काम करने के लिए आते हैं, इसलिए हम सबको बोलते हैं कि मास्क लगा के रखिए। मास्क लगाना जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे हैं इनके भी, उनको समझते नहीं, चालान भी करते हैं लोगों के, फिर भी बाज नहीं आते। 2,000 के चालान करते हैं इन लोगों के, फिर भी ये बाज नहीं आते। मास्क लगाते हैं, नहीं लगा रहे मास्क, समझा रहे हैं। मंडी में मैं थक जाता हूँ, जब तक रात से ही बोलता हूँ कि मास्क लगाओ, नहीं लगा तो बुलाता हूँ, बेटे मास्क लगाओ, तुम्हारे बच्चे नहीं है, आपको घर नहीं जाना वापसी। एक आदमी से सारा परिवार परेशान हो जाता है, और हुआ है। कितनी पब्लिक मरी है, लोगों को फिर भी समझ नहीं आ रहा कि मास्क लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। मास्क लगा के आएगा तो सब्जी मिलेगा, नहीं तो सब्जी नहीं मिलेगा। जो नहीं मास्क लगाएगा उसको सब्जी नहीं मिलेगा। तो लगातार लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। सब्जी मंडी में भी यहाँ एक वानगी देखने को मिली, जहां पर लोग जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे, मास्क नहीं लगा रहे थे, उसके बाद अधिकारियों ने ये फैसला लिया और वहां के लोगों ने ये फैसला लिया, दुकानदारों का भी ये फैसला है कि जो लोग मास्क के बिना आएंगे उनको सब्जी नहीं दी जाएगी। देश में जानलेवा कोरोना वायरस की दूसरी लहर से बचाव के लिए राज्यों द्वारा लगातार जो लॉकडाउन लगाया गया था वो अब धीरे धीरे खुल रहा है। हालांकि आम जनता की जरूरतों के हिसाब से अभी सिर्फ बेहद जरूरी चीजों को ही खोलने की अनुमति दी गई है। आज राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बेंगलुरु और नागालैंड में अनलॉक की प्रक्रिया और तेजी से होगी। और इसी बीच बता दें कि राजस्थान में आज से विवाह सभागार और बारात घर की खोलने की अनुमति जो है वो भी, शादी विवाह के लिए कार्यक्रम भी होने निश्चित हो गए हैं, इनकी अनुमति दे दी गई है। मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल, होटल परिसर इत्यादि सभी शादी समारोह हेतु अधिकतम 40 व्यक्तियों की संख्या में इसके साथ अनुमति दी गई है। शर्तों के अनुसार शाम 4 बजे तक इन्हें खोले जाने की अनुमति है। विवाह से संबंधित किसी भी प्रकार के समारोह, डीजे, बारात, निकासी, प्रतिभोज, ये सभी चीजों की अनुमति नहीं होगी। वहीं उत्तर प्रदेश के कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल प्रशासनिक कार्यों के लिए आज से खुलेंगे। अभी पढ़ाई ऑनलाइन जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के तहत संचालित कक्षा 1 से 8 तक के विश्वविद्यालयों को प्रशासनिक कार्यों के लिए आज से खोला जाएगा। हालांकि अग्रिम आदेश तक छात्र छात्राएं विद्यालय में उपस्थित नहीं रहेंगे। और नागालैंड में आज से 10 दिन के लिए अचानक अनलॉक, 1.5 महीने लॉकडाउन लागू रहने के बाद नागालैंड के आज से 10 दिन का अनलॉक शुरू हो गया है। आज से 10 दिन के लिए प्रतिबंधों में और अधिक छूट दी जाएगी, जिसके तहत रोटेशन के आधार पर व्यापारिक प्रतिष्ठान और दुकानें खोली जाएंगी। बीजेपी नेता जफर इस्लाम ने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी अपने विरोधियों पर अत्याचार कर रही हैं। उन्होंने कहा कि कई मुद्दों पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है और इसी के साथ ममता बनर्जी पर उन्होंने और क्या कुछ कहा है वो भी सुनाते हैं आपको। जितने भी एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं वेस्ट बंगाल को, उनको इस्तेमाल कर रही है, पॉलिटिकल वायलेंस कर रही है, लोगों को मौत के घाट उतारने का काम कर रही है। जो लोग उस पार्टी के सपोर्ट में नहीं है, विरोध में खड़े हैं, उनके साथ अत्याचार कर रही है और फिर खुद को सती सावित्री भी बोलना चाहती है। देखिए, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, कमेटी बनी है, हाईकोर्ट, उस पर हाईकोर्ट में मामला है पूरा, और मुझे लगता है कि दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन ममता बनर्जी इस बात को कह के अपने आप को बचा नहीं सकती है। हकीकत सबको मालूम है कि ममता बनर्जी को का पूरा सपोर्ट एंटी सोशल एलिमेंट्स को, और वो इस काम को अंजाम देने में कामयाब हो रहे हैं। प्रोसेस का कहीं ना कहीं इनिशिएट होना है, आगाज होता है। सभी स्टेक होल्डर से बात करना जरूरी है, इसलिए वो लोग जा रहे हैं, वह बात करेंगे, इसको प्रोसेस को इनिशिएट करेंगे और जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा अंजाम देने का काम करेंगे।
बहुत संजीदा सरकार है, मॉनिटर करती है सिचुएशन। ये महामारी सदियों में एक बार आता है और ऐसे में जाहिर है कि बहुत सारी परेशानियों का लोगों को सामना करना पड़ता है। तो सरकार मॉनिटर करती है, चाहे बिजनेस हो चाहे आम आदमी है, सबके लिए सरकार बार बार राहत पैकेज लेके आती है। तो उसी तरह से पिछले दिनों में भी आपने सुना बड़ी राहत पैकेज आई थी। आत्मनिर्भर पैकेज पिछले सवा साल से चल रहा है, पिछले साल मार्च से बराबर स्टेजेस में आ रहा है और टारगेटेड आ रहा है। हमारी कोशिश सरकार की ये होती है कि जिनको जो ज़रूरत है उनको राहत पहुंचाया जाए और उसी हिसाब से जो है राहत पैकेज, स्टिमुलस पैकेज जो बार बार आता है, चाहे पॉलिसी स्टिमुलस हो चाहे स्टिमुलस पैकेज हो, जिससे कि बिजनेस को राहत हो, आम आदमी को राहत हो, जैसे चाहे राशन पहुंचाने का घर घर तक 80 करोड़ लोगों को, या फिर आप देखिए कि एमएसएमई हो या बड़े बिजनेस, उनको लिक्विडिटी की सपोर्ट हो, लोन की ज़रूरत हो या कुछ और भी सपोर्ट हो, उसको सरकार देने का बार बार काम कर रही है। वहीं कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने कई मुद्दों को लेकर अपनी बात सामने रखी है। उनका कहना है कि किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है, लेकिन अभी तक किसानों पर केंद्र सरकार ने कुछ नहीं किया है। कहना बिल्कुल सही है। जो केंद्र सरकार है, गृह मंत्रालय है, ये देश की जो कानून व्यवस्था है उस पर उसका ध्यान कम है और जहाँ जहाँ विपक्ष की सरकार है उसको कैसे कमज़ोर किया जाए, इस बात पे ज़्यादा ध्यान है। और हम लोगों ने देखा है जहाँ जन आदेश भी मिला विपक्ष को, जैसे मध्य प्रदेश है, कर्नाटक है और ऐसे कई राज्य हैं जहाँ ज़बरदस्ती षड्यंत्र करके वहाँ सरकार को गिराने की कोशिश की गई। सही मानों में आज देश तो सुप्रीम कोर्ट ही चला रहा है और हमारी अदालतें चला रही हैं। अगर ठीक समय पर सुप्रीम कोर्ट का या उच्च न्यायालय का अगर हस्तक्षेप नहीं होता तो करोड़ों में और कितनी मौतें होती कहना मुश्किल है। सरकार ने तो बिल्कुल इस पूरे कोरोना काल को एक प्रकार से जो ये त्रासदी हुई, इसको एक तरह से छोड़ दिया था, राम भरोसे छोड़ दिया था। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि जो उनके परिजन हैं उनको आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए और बिल्कुल देनी चाहिए। जिस प्रकार किसानों को जो छेड़ने की कोशिश हो रही है, और ये बात बिल्कुल सही है कि 7 महीने से वो लोग शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात सरकार के समक्ष रखने की कोशिश कर रहे हैं, मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार टस से बस नहीं हो रही है। और जिस तरह से किसान विरोधी जो रवैया केंद्र सरकार ने बना रखा है, आने वाले समय में इसकी राजनीतिक कीमत इनको चुकानी पड़ेगी। खबर यूपी के संभल से है, जहां अपने विधानसभा क्षेत्र में पशु चोरी के मामले लगातार बढ़ते देख बीजेपी विधायक अजीत यादव भड़क गए हैं। विधायक का सीधा आरोप है कि गन्नौर इलाके में बड़ी तादाद में पुलिस की साठगांठ से पशु चोरी का ये मामला हो रहा है। कार्रवाई की जगह पुलिस पीड़ित पशुपालकों को ही उनका उत्पीड़न कर रही है और ये मामले में उन्होंने काफी संज्ञान लेते हुए पुलिस पर आरोप लगाते हुए मामला भी दर्ज कराया है। बता दें कि यूपी के जनपद संभल के बीजेपी से गुन्नौर विधायक अजीत यादव ने पशु चोरी मामले पर पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोला है। विधायक ने कुछ भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों पर पशु चोरी में संलिप्त होने का आरोप लगाते हुए डीएम को पत्र भेजा है। मुख्यमंत्री को मामले से अवगत कराने का दावा करते हुए पशु चोरी में संलिप्त पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को सस्पेंड कराने की भी विधायक ने मांग की है। ऐसा है, अब पशु चोरी बहुत तेज़ गति पर बढ़ गई है। हमारे डौआ है, कैल है, दुआरी है, धनीपुर है, ब्यौरा है, रसूलपुर है, बहुत जगह पर लोग जो है प्लानिंग के साथ काम कर रहे हैं और वो जो चोर है वो बिल्कुल निर्भीक है। तो कहीं ना कहीं जो है उनका लिंक जो है लोकल पुलिस से है, जो कि गलत काम करने के बावजूद भी उनमें भय नहीं है। और ये लोकल पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि यदि कोई भी किसान के साथ इस प्रकार की अवैध घटना होती है जिससे किसान परेशान है, मजबूर है और
जब उसकी जो समस्या है जब वो लेकर के थाने में जाता है तो उसकी न तो एफआईआर कराई की जाती है और उसको टलका दिया जाता है, तो ये चीज़ बड़ी गलत है। तो ऐसे जो अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं। यूपी के सोनभद्र में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए आगामी 3 जुलाई को होने वाले चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी अध्यक्ष पद के प्रत्याशी जयप्रकाश पांडे और चेखुर पांडे ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जयप्रकाश पांडे का आरोप है कि उन पर दबाव बनाया जा रहा है। इसके बाद जिला पंचायत सदस्यों पर भी उन्होंने बीजेपी और अपना दल के प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने का दबाव बनाया जा रहा है, ऐसे आरोप लगाए हैं। इसके लिए पूर्वांचल के माफियाओं तक को लगाया गया है, जिसके साथ पुलिस और प्रशासन भी दे रहा है ताकि जिला पंचायत सदस्य स्वतंत्र मतदान न करने पाए, ये जयप्रकाश पांडे ने कहा है और कई गंभीर आरोप उन्होंने प्रशासन पर लगाए हैं। क्या कह रहे हैं हम लोग? वो कह रहे हैं कि आप लोग हमको वोट दीजिए और नहीं तो मुकदमा में फंसाया जाएगा उनके परिवार वालों को, उनको। ऐसे कितने लोग हैं, कितने लोगों को अब तक धमकी? अरे लगभग अभी बीजपुर में थाने में कल एफआईआर हुआ था, वो सदस्य शायद वायरल भी किए हैं कि वो गए थे कहीं अपना तीर्थ करने, दर्शन करने, और उनके घर वालों को, उनके जो शुभचिंतक हैं उनको भी बैठाया गया था। आपको कौन धमकी दे रहा है? क्या आपका विद्यालय गिरा देंगे? दिया जा रहा है। देश भर में लगातार हर्ष फायरिंग के मामले सामने आते रहते हैं और ऐसा ही एक ताजा मामला यूपी के आगरा से सामने आया है, जहां पर हर्ष फायरिंग में एक शख्स की मौत हो गई है। बता दें कि गोली लगने से किशोर की मौत हुई है। दरअसल घटना कस्बा खंदौली की है, जहां एतमादपुर रोड पर स्थित श्री वृंदावन गार्डन में बुधवार को शादी समारोह का कार्यक्रम चल रहा था। शादी की कई रस्में भी पूरी हो चुकी थी और इसी दौरान सुबह करीब 4 बजे लड़के पक्ष की ओर से आए कुछ लोग हर्ष फायरिंग करने लगी, जिससे बारात में आए दूल्हे के फूफेरे भाई के सीने में गोली लग गई है। गोली लगते ही वो जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़ा और जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई है। देश भर में कई नौजवान ऐसे हैं जो पंजाब पुलिस में भर्ती होने का सपना लेकर अपनी आंखों में और कई ऐसे सपने देखते हैं और इसी बीच अब ये सपने जो हैं वो पंजाब पुलिस ने ही साकार करने शुरू कर दिए हैं। दरअसल बठिंडा पुलिस द्वारा फिजिकल फिटनेस की ट्रेनिंग यहां पर नौजवानों को दी जा रही है। ये ट्रेनिंग हर रोज लड़के और लड़कियों को पुलिस लाइन बठिंडा में करवाई जा रही है। जानकारी देते हुए इंचार्ज ने बताया, जो लोग पुलिस में भर्ती होने का सपना देख रहे हैं उन्हें फिजिकल फिट करने के लिए गाँव में बुलाएं और उन्हें फिजिकल टेस्ट की तैयारी करवाई जाए, जिसके चलते बठिंडा की पुलिस लाइन में फिजिकल के लिए लड़के और लड़कियों को बुलवाया जाता है। सबसे पहले उनका एक आईडी कार्ड बनाया जाता है और उसके बाद पुणे मैदान में दौड़, लंबी छलांग, ऊंची छलांग और फिजिकल फिटनेस की ट्रेनिंग दी जा रही है। वहीं मैदान में प्रैक्टिस कर रहे नौजवान लड़के और लड़कियों का कहना है कि बचपन से ही उनका पुलिस में भर्ती होने का सपना था, जो बठिंडा पुलिस द्वारा फिजिकल फिटनेस की ट्रेनिंग देकर पूरा करने का काम किया जा रहा है। ਅਸੀਂ ਬਾਲਾਤਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਿੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡ ਹੋਰ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਜੰਪ, ਲੌਂਗ ਜੰਪ, ਰਨਿੰਗ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਵਾਨ ਆਪਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟੈਸਟ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਸਰ ਬੱਚੇ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 400 ਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਆਪਣੇ ਗਰਲਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਵਾਨ ਆਪਣੇ। ਇਹ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਇਛੁਕ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੀ ਇਛੁਕ ਨੇ, ਤਾਂ ਬਸ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ SSG ਗਰਲਸ ਕਾਲਜ 'ਚ ਮੈਂ B.Ed ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਡ੍ਰੀਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀ ਬਣਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤੇ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਇੱਥੇ ਚੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਬਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਂਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕੋਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਵੇਰ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, 5:30 ਵਜੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਔਰ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡਰੈਸ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਵਾਈਟ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਤੇ ਬਲੂ ਲੋਅਰ ਇੱਥੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ
ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਬਣਾਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪੀਟੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸਾਨੂੰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 25% ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ 75% ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। 25% ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ गवर्नमेंट ने कि जो कि सानू ट्रेनिंग ਲਈ ਸਾਨੂੰ। खबर यूपी के प्रतापगढ़ से है, जहां पर पुलिस के एक मामले में कार्रवाई न करने पर न्यायालय ने उस मामले में संज्ञान लिया है। दरअसल रेप और पोक्सो एक्ट के तहत एक आरोपी जो लंबे समय से फरार था, उस पर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही थी, जिस पर अब न्यायालय ने संज्ञान लिया है और पुलिस को धारा 82 के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि यूपी के प्रतापगढ़ का गुड्डू रेप और पोक्सो एक्ट के मामले में पिछले 8 महीने से फरार चल रहा है। चालाकपुर कोतवाली पुलिस ने ढोल ताशे के साथ गांव में जाकर ग्रामीणों को माइक से कार्रवाई की बाबत कराया और आरोपी के घर पर नोटिस भी चिपकाया है। पुलिस ने जानकारी दी कि अगर आरोपी ने जल्द सरेंडर नहीं किया तो धारा 83 के तहत उसकी संपत्ति को कुर्क कर लिया जाएगा। नगर में मुकदमा प्रासंख्या 1027/20 धारा 363, 66, 376, 3/4 पॉक्सो एक्ट में अभियोग पंजीकृत है, जिसका अभियुक्त गुड्डू चालाकपुर का रहने वाला है। जिस संबंध में वो चूंकि गिरफ्तार नहीं हुआ है, इसलिए माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में धारा 82 CRPC की कार्रवाई की गई। उसी क्रम में आज उसके घर पे डुंडगी पिटवाई गई है। आगे अभी अखबारों में इश्तहार भी उसका छपेगा। तत्पश्चात भी अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो धारा 83 CRPC की कार्रवाई 174A का मुकदमा पंजीकृत कराते हुए की जाएगी। प्रशासन के हौसले इन दिनों लगातार बुलंद हैं और इसी के तहत जो बुलंद है वो बदमाशों के हौसले भी हैं। प्रशासन लगातार कार्रवाई करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है, लेकिन इस बीच बदमाश जो हैं वो लगातार इस तरीके की वारदात को अंजाम देते नजर आ रहे हैं, जिससे प्रशासन की भी नाक तले उनके। खबर यूपी के बाराबंकी से है, जहां देर रात पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को धर दबोचा। मुठभेड़ के दौरान एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया है और वहीं अपराधी को भी गोली लगी है। अपराधी की पहचान जियाउल्लाह के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि अपराधी पर 1 दर्जन से अधिक मुकदमे पंजीकृत थे। आरोपी पर मुख्य रूप से पशु तस्करी, गोकशी सहित कई गंभीर केस थे, जिसे पकड़ने के लिए पुलिस ने 25,000 का इनाम उस पर घोषित किया था और मुठभेड़ के दौरान एक आरोपी मौके से फरार होने में भी कामयाब हुआ, जिसकी कॉम्बिंग की जा रही है और पुलिस ने उसको भी जल्द गिरफ्तारी की बात कही है और एक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सूचना मिली थी जयपुर थाना क्षेत्र में मेहदीपुर के पास में कि एक अपराधी है जो उधर से निकल रहा है, उसकी घेराबंदी की गई थी। तो इस पर उसने पुलिस पे फायर किया, जिसमें हमारा एक साथी कांस्टेबल संजय सिंह घायल हुआ। काउंटर फायरिंग में अपराधी घायल हुआ। जब इससे पूछताछ की गई तो पता चला कि ये एक दुर्दांत अपराधी है, जियाउल्लाह नाम का, सनाफ अब्दुल सलाम, टेरा गांव का रहने वाला है। इस पर लगभग 1 दर्जन के आसपास आपराधिक मुकदमे हैं। ये पशु तस्करी, गौकशी और गैंगस्टर एक्ट का अपराधी था। 25,000 का इनामिया ये अपराधी था। अभी घायल हुआ है, इसको हॉस्पिटल भेजा गया है। जो हमारा साथी पुलिसकर्मी घायल हुआ उसको भी हॉस्पिटल भेजा गया है। बाकी इसका एक साथी मौके से फरार हो गया है, जिसके लिए कामबिंग जारी है। उसकी भी गिरफ्तारी जल्द से जल्द सुनिश्चित की जाए। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।